Class 7 NCERT Book Science, Chapter 1, Nutrition in Plants. हेलो चिल्ड्रंस, बच्चों आज हम आपका साइंस का फर्स्ट लेसन करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, नाउ इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms. अब बच्चों आपने अपनी 6th स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ा है कि जो फूड है, जो खाना होता है, वो सभी के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है ना. You must learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals are components of food. अब फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, राइट. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. अब बच्चों हमारी बॉडी के लिए जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ना. और इन सबको मिलाकर अगर हम इन्हें कुछ नाम देते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स. इन सबको मिलाकर हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, यानी ज़रूरी है, आवश्यक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एनिमल, प्लांट, ये हम ह्यूमंस है ना, इन सब के लिए फूड जरूरी है, ठीक है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स. अब जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जितने भी, और जो हम ह्यूमंस होते हैं, हम नहीं बना सकते अपने आप, राइट. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. अब ये कहाँ से खाना खाते हैं, है ना. अब जब वो खुद खाना नहीं बना सकते तो वो कहाँ से लेते हैं उस चीज को, फूड को. तो जो एक तो वो प्लांट से लेते हैं, ठीक है, और उन एनिमल्स से लेते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, ठीक है. तो वो अपना खाना वहां से बनाते हैं. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो बच्चों हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो इंसान होते हैं और जो जानवर होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स पर, राइट. नाउ बूझो wants टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना. तो अब बूझो जानना चाहता है कि वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. अब जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके द्वारा, किसकी हेल्प से बनाते हैं, एक तो वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के द्वारा, ठीक है. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द एयर इन देयर सराउंडिंग्स. अब जो वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये किस लिए, और जो मिनरल्स होते हैं वो इनका रॉ मटेरियल होता है प्लांट्स का, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं. और ये जो रॉ मटेरियल है ये इनके सराउंडिंग्स में होता है, यानी इनके आसपास, इनके सराउंडिंग में होता है, ठीक है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. मतलब अपने लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, चलाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, और मतलब अपनी बॉडी को ग्रो यानी बड़ा करने के लिए, है ना, और जो भी डैमेज्ड पार्ट होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी हमारी बॉडी को देने के लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं. तो न्यूट्रिशन इज द मोड. अब न्यूट्रिशन ही एक मोड है, एक वे है, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. अब बॉडी को सही तरीके से चलाना, है ना, उसका मतलब उसकी जो संरचना होती है बच्चों, वो उसको न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करके ही, है ना, वही एक मोड है जिससे हम अपनी बॉडी को सही तरीके से चला सकते हैं, ठीक है.
आगे है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब अब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद, ट्रॉफ्स का मतलब नरिशमेंट, है ना, अपना खाना खुद बनाना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब प्लांट्स तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड prepared by plants, they are called heterotrophs। अब जैसे एनिमल्स हो गए और अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो किस पर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर, है ना। अब जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खाते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो भी प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स अदर यानी दूसरों पर निर्भर। तो आपने इसमें क्या समझा कि जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए? प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स हो गए एनिमल्स और अदर्स, है ना, जो अपना खाना दूसरों पर निर्भर रहकर बनाते हैं। ठीक है, now Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहेली जानना चाहती है कि हमारी जो ह्यूमंस की जो बॉडी है वो प्लांट्स की तरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स के हेल्प से अपनी बॉडी के लिए खाना क्यों नहीं बना सकती। ठीक है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज टू प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना, उनकी जो फूड फैक्ट्री होती है, जो उनका खाना होता है वो कहाँ बनता है। ठीक है, एंड क्या उसके प्लांट के हर एक पार्ट में खाना बनता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, कोई एक सर्टेन प्लेस होता है वहां बनता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो उनके सराउंडिंग में कैसे होता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब वो अपना जो भी फूड फैक्ट्रीज तक अपना वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, अब इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला सवाल क्या था बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा कि जो लीव्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी फूड फैक्ट्रीज कौन सी होती हैं, है ना, वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं। तो इसका जवाब है यहाँ पर लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, प्लांट्स अपना खाना अपने पत्तियों में बनाते हैं। ठीक है, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। अब जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये चीजें लीव्स तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। अभी कैसे पहुंचाई जाती हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो वाटर होता है, ठीक है, जैसे अब यहाँ देख रहे हो जो वाटर होता है, जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और वो उनकी स्टेम से लेके फिर उनकी लीव्स तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। अब बच्चों जो ये जो लीव्स होती हैं इनके जो सरफेस होता है, ठीक है, इनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। आप इस वाले में देखो, इस वाले फिगर में देखो, इसमें आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है? टाइनी ये जो पोर्स हैं वो दिखाए गए हैं, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये हो गया पोर, और ये किससे कवर हो रखा है, किससे सराउंडेड है? इसके आसपास क्या है? गार्ड सेल्स है।
ठीक है, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल से कवर हो रखा है, ठीक है। उसके बाद इन पोर्स को, ये जो पोर्स होते हैं इनको कहा जाता है, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। नाउ बच्चों, अब आपकी बुक में यहाँ पर ब्लू बॉक्स में एक चीज दी गई है, हम इसे रीड करेंगे। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब बच्चों, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, है ना, वो कैसे बनाते हैं, ईंटों से, है ना, ईंटों के थ्रू बनती है वो। उसी तरह से सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो भी छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स से बनती हैं, ठीक है। उन यूनिट्स को हम कहते हैं सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो सेल्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें जनरली वैसे नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ, जिनके अंदर सिर्फ वन सेल होता है, ठीक है, वो सिर्फ और उनको यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं हम, ठीक है, मतलब वो एक ही सेल से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। लेकिन इसके बारे में डिटेल में आप अपने आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वन सेल से बनते हैं, ठीक है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब जो इनकी आउटर, जो बाहर की तरफ जो बाउंड्री होती है बच्चों, ये आप देख रहे होंगे, ये जो डार्क बोल्ड ब्लैक उसमें है ना, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर है मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। अब जो सेल्स होते हैं वो थोड़े किस पे होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। और जो सेंटर में इनके लोकेटेड होता है, जो सेंटर में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, जो इनके सेंटर का पोर्शन होता है उन्हें कहते हैं न्यूक्लियस। फिर उसके बाद है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप ये जेली जैसा देख सकते हो, ठीक है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये कैसा होता है, जेली जैसा होता है, ठीक है। Now, Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब यहाँ पर बूझो जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं, जो रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं वाटर मिनरल्स, वो किस तरह से लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब लीव पत्तियों तक कैसे पहुंचता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब बच्चों, जो रूट्स होती हैं, है ना, उनमें वाटर और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे अब लीव्स तक पहुंचाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, वो ये जो होता है इसे कहते हैं वेजल, यानी एक पाइप के जैसा होता है ये, ठीक है, आपने देखा होगा, इसे कहते हैं पाइप्स यानी कि वेजल, ठीक है। तो यहाँ से वो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो पहुंचाते हैं उसकी तने तक, जो पौधे का तना होता है उसमें, देन वो शाखाएं जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उसमें जाता है, देन वो लीव्स तक पहुंचते हैं फिर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रास्ता हो गया वाटर और मिनरल का लीव्स तक पहुंचने का, ठीक है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसी तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीव्स तक पहुंचते हैं। दे आर कॉल्ड वेजल्स, और इसे क्या कहते हैं, वेजल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब आप वेजल्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे अपने चैप्टर 11 में, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो किस तरह से लीव्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किसकी मदद से, वेजल्स की मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेजल्स, राइट।
Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. अब यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि सिर्फ पत्तियों में ही ऐसी क्या खास बात है जो कि वो खाना बना सकती हैं, लेकिन जो प्लांट्स है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के और भी पार्ट्स होते हैं बच्चों, है ना, जैसे ब्रांचेस हो गई, इसकी स्टेम हो गई, तो वो खाना क्यों नहीं बना सकते? वो ये चीज जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी कौन सी खास बात है। Now, the leaves have a green pigment called chlorophyll. अब बच्चों, जो लीव्स होती हैं उन पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है। अब पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है ना? तो वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स की, पत्तियों की हेल्प करता है सूरज की रोशनी कैप्चर करने के लिए। ठीक है, ताकि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके, उसकी हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, अब जो खाना बनाते हैं, है ना, जो पत्तियां खाना बनाती हैं, तो उस सिंथेसाइज यानी उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उनकी मदद से वो खाना अपना बनाती हैं। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ओकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का, वो किस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंट में, है ना, सूरज की रोशनी के उसमें। क्योंकि सिर्फ सूरज की रोशनी में ही जो लीव्स हैं वो अपना खाना बना सकती हैं, और उस प्रोसेस को जब वो सूरज की रोशनी में खाना बनाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसाइज का मतलब हो गया टू कंबाइन। ठीक है, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, मतलब सूरज की रोशनी में खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी हुआ? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या है? नेसेसरी है, यानी जरूरी है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, ये अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जो सोलर एनर्जी है, यानी सूरज की जो किरणें हैं, वो पत्तियां, लीव्स कैप्चर करती हैं, है ना, और कहाँ पर स्टोर कर देती हैं? फूड के फॉर्म में, प्लांट में, है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं इसको कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन है वही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि अब बच्चों, जैसे कि प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन वो प्लांट्स भी अपना खाना सिर्फ तभी बना सकते हैं जब दिन होगा, जब सूरज निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ सूरज की रोशनी में ही, सूरज निकलने पर ही अपना खाना बनाते हैं, अदरवाइज वो खाना नहीं बना सकते। ठीक है, अब तो इसलिए हम कह सकते हैं ना, क्योंकि अब जब प्लांट्स, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो प्लांट्स भी अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो जो लोग प्लांट्स पे डिपेंड है, जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है पूरी तरह, तो उन्हें भी खाना नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग, एनिमल्स, हम ह्यूमंस, तो किस पे डिपेंड है? और इवन प्लांट्स भी किस पे डिपेंड है? सनलाइट पर। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ? सन। ओके, इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसके एब्सेंस में क्या आप लाइफ इमेजिन कर सकते हो अर्थ पे? अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना ही नहीं मिलेगा किसी को, है ना। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, उनका जो सर्वाइवल है वो ऑलमोस्ट यानी पूरी तरह से डिपेंड है किस पे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
जो खाना प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे सनलाइट में, तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वो भी एसेंशियल होता है, वो भी जरूरी होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कौन रिलीज करते हैं? प्लांट्स ही रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जो एयर होती है ना, जो हवा होती है उसमें क्या होती है? गैसेस होती हैं, राइट। और जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें जो लीव्स होती हैं अपना खाना बनाने के लिए, उन्हें, जैसे हमने पढ़ा कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना। जब वो खाना बनाती हैं तब तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, लेकिन जब वो खाना बनाती हैं और फिर जब वो रिलीज करती हैं, यानी बाहर जो छोड़ती हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी बाहर जो छोड़ती हैं वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जो लेती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो ऑक्सीजन वो छोड़ती हैं वो क्या है? हमारे सर्वाइवल के लिए वो भी एक एसेंशियल सोर्स है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। इसी तरह से अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हर किसी की जो लाइफ है वो अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्लोरोफिल है ना, उसके जो सेल्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि लीव्स में सेल्स होते हैं, है ना, स्टोमा जिसे कहते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस करते हैं सूरज की रोशनी में, तो वो क्या किससे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है। जब वो करते हैं तब तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से उसका प्रोसेस चलता है, लेकिन जब वो सिंथेसाइज करते हैं, जब वो बाहर की तरफ छोड़ते हैं, मतलब हम ह्यूमंस के लिए या फिर जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, तो वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमें उनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप फिगर 1.3 में बताया गया है, सेम इसी चीज को मैंने अभी आपको समझाया कि सन की रोशनी में अपना जो खाना है वो बनाते हैं, ठीक है। जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और सॉइल से वो वाटर एंड मिनरल्स लेती हैं लीव्स, है ना। और जिसमें कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है जिससे कि वो सनलाइट को कैप्चर करती है। और फिर जब वो रिलीज करती हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। अब आपको ये जो प्रोसेस है वो एक इक्वेशन के थ्रू समझाया गया है आगे। During the process oxygen is released, the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis। अब जब बच्चों ये प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का, यू नो कि अब ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज करते हैं प्लांट्स, है ना। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, अब लीव्स जो होती हैं उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंस होता है, ठीक है। मतलब कि उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, जो हमें क्या दर्शाता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होना, कि मतलब वो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जो प्रेजेंस है स्टार्च की लीव्स में वो होना फोटोसिंथेसिस को की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब इस इक्वेशन में आप इसको सिंपली तौर पे समझ सकते हो, जैसे हमने पूरे इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमने क्या समझा कि जो पत्तियां होती हैं वो, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में और उनमें जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो उनके थ्रू क्या करती हैं? एक तो जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करता है, कैप्चर करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल, है ना। और वो अपना जो खाना है वो बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से,
ठीक है, और देन वो क्या रिलीज करती हैं फिर? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर आगे है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो उनके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनके हरे जो तने होते हैं, ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, जो उनकी ब्रांच होती है, ठीक है, उसके थ्रू भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, द डेजर्ट प्लांट जो अभी होता किस में है वो बताया गया है। जो डेजर्ट प्लांट होता है यानी कि कैक्टस को आप ले सकते हो, हैव अ स्केल have a scale or spine like leaves, reduce loss of water by transpiration। अब ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, अब बच्चों इसमें जो कैक्टस होता है उसमें लीव्स तो होती नहीं है ना, तो इसमें ये छोटे छोटे क्या होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो, इन्हें कहते हैं स्केल्स यानी कि स्पाइंस कह सकते हो आप इनको। ठीक है, ये होते हैं स्पाइंस। ठीक है, जिस जो हेल्प करते हैं, पानी की कमी को पूरा करते हैं वो। ठीक है, बाय ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स। अब इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। ठीक है, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिससे कि इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो पूरा होता है इनके स्टेम्स के थ्रू। ठीक है, यानी इनका जो तना होता है उसके थ्रू। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब बच्चों, आपने कुछ ऐसी लीव्स भी देखी होंगी, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि कुछ अलग कलर्स की होती हैं, जैसे ब्लू हो गया, है ना, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, और कुछ येलोइश भी होती हैं, राइट। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हरी पत्तियां होती हैं, जो ग्रीन कलर की होती है लीव्स, अब उनमें तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये अलग कलर की है तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसा नहीं है, बल्कि जो जो अलग कलर की लीव्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब वो अलग कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि उनमें जो पिगमेंट होते हैं, जैसे ग्रीन कलर की लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट था वो ज्यादा था, है ना, इस वजह से वो ग्रीन दिखती थी। अब इन वाली लीव्स में, जैसे ये वाली है, इसमें इस कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा, इस वजह से ये इस कलर की है। अब कोई येलो कलर की लीफ है ना, उसमें यानी क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि उसके अंदर येलो कलर का जो पिगमेंट है वो ज्यादा होगा, इसलिए वो उस कलर की दिखेगी। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ये वाली लीव्स भी करती हैं, मतलब ये भी अपना खाना बनाती हैं। अलग कलर होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, ये इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, You often see slimy green patches in ponds and stagnant water bodies। अब बच्चों, आपने कुछ ग्रीन कलर के पैचेस और स्टेगनेंट, जैसे पॉन्ड्स होते हैं, इनमें आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, जैसे आप इसमें देख सकते हो ये सारे। ठीक है, जैसे ये पॉन्ड है या लेक कह लो आप। ठीक है, तो इसमें ये जो ग्रीन पैचेस होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। अब ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी ग्रोथ की वजह से ये हो जाते हैं, और इन्हें जनरली क्या कहा जाता है? एल्गे। एल्गे किसे कहते हैं? काई को। ठीक है, अब आप पिक्चर्स में देख सकते हो, है ना, आपने देखी भी होगी, ग्रीन ये जो पैचेस होते हैं ये होते हैं काई, इन्हें काई कहा जाता है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? अब ये जो काई होती है ये ग्रीन कलर की क्यों होती है? ये भी ग्रीन होती है ना। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। अब इनमें भी क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से इनमें ये ग्रीन कलर की होती हैं। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर, और ये भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद अपना बनाते हैं। ठीक है, नाउ सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है,
You have just learned that plants synthesize carbohydrate थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है बच्चों, हमने ये चीज पढ़ी कि जो प्लांट्स है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, राइट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो तीन चीजों से मिलके बना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इससे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, अब बच्चों हमें जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है उसको रिपेयर करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना। न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना। तो हमने अब प्लांट्स जो प्रोसेस करते हैं सनलाइट के उसमें फोटोसिंथेसिस का, तो उसमें तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है ना। अब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर components ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से हमें बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन और फैट वो भी मिल जाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, है ना। क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब सवाल ये आता है कि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे कि बच्चों आपको पहले बताया कि हमारी जो एयर होती है, ठीक है, जो हमारी हवा होती है उसमें गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, और अदर गैसेस भी होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लांट्स उसको क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, एयर से। लेकिन वो नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसेस फ्रॉम इन द एयर। अब हमें पता है कि जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, नाइट्रोजन होती है। हाउ एवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन वो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है, एयर से। Soil has certain bacteria that convert gases nitrogen into a usable form and release it into the soil. अब जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें ना सर्टेन बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं राइजोबियम। ठीक है, वो कन्वर्ट करता है किसको, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको कन्वर्ट करता है एक ऐसे फॉर्म में कि वो जो मिट्टी होती है उसमें वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। और वो प्लांट्स में किसके संग एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं उसको, वाटर के संग मिलके, ठीक है, पानी में मिलके उसको फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इस तरीके से उनको नाइट्रोजन भी मिल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब जो फार्मर्स होते हैं वो खाद में क्या मिलाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं। ठीक है, जो कि अब जो फर्टिलाइजर होता है वो नाइट्रोजन रिच होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से जब उसको खाद में मिला दिया जाता है तो इस तरीके से भी जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इस तरह से जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्लांट्स को वो उन्हें मिल जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। और इस तरीके से जो प्लांट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन और विटामिन को, ठीक है, जो कि हमें मिलते हैं। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, जिन पे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब क्या सवाल उठता है इससे कि वो अपना सर्वाइव कैसे करते हैं, ठीक है, वो कैसे जीते हैं और अपना न्यूट्रिशन वो कैसे, कहाँ से और कैसे लेते हैं। Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plant. अब जो plants food produce करते हैं, humans और animals उस पर डिपेंड करते हैं, उसी तरह से कुछ plants भी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जो कि खाना बनाते हैं अपना खुद, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने पढ़ा था, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, जो अपना खाना दूसरों पर निर्भर होकर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये किसका पेड़ है, कसकटा अमर बेल जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब नाउ डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पर आप ये येलो कलर की ये जो बेल है ना, जो येलो कलर की बेल इस पेड़ पे लिपटी हुई है ट्विस्ट एंड टर्न की तरह, है ना। तो आप इन्हें देख सकते हो, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा अमर बेल। अब इससे जो ये येलो कलर की बेल आप देख रही हो, जो दूसरे पेड़ पर है, उसे कहते हैं अमर बेल यानी कस्कटा, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज क्लिमिंग। अब इनको रेडीमेड फूड मिलता है दूसरे प्लांट से जिनके ऊपर ये लगे होते हैं, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लिम्स इज कॉल्ड द होस्ट। अब ये जिस पेड़ पर लगे होते हैं, जिस प्लांट पे लगे होते हैं, जिस ट्री पर, उसको कहते हैं होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो और वो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो इन्हीं होस्ट की वजह से, इन्हीं प्लांट्स की वजह से पूरा करते हैं, ठीक है। कस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब जो ये जो कस्केटा है ना, ये इससे हेल्प ले रहा है दूसरे प्लांट से, ठीक है, उसे तो कहेंगे होस्ट, लेकिन जो हेल्प ले रहा है यानी कि कसकटा, उसे कहेंगे पैरासाइट। यानी आप इसको ऐसे याद रखो कि जो प्लांट हेल्प ले रहा है उसे कहेंगे पैरासाइट, और जिससे हेल्प ले रहा है, जिस दूसरे प्लांट से हेल्प ले रहा है, उसे कहेंगे होस्ट, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से हम कह सकते हैं ना कि अब जैसे कि कसकेटा पैरासाइट हो, पैरासाइट कहलाया है ना, तो हम इसको एट द एंड ये कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक, है ना, पैरासिटिक प्लांट। नाउ Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. अब यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि हमारा जो खून चूसने वाले, जैसे कि मच्छर हो गया, खटमल हो गया, है ना, जू हो गई, ये सारी चीजें क्या, मतलब ये भी पैरासाइट्स ही कहलाई जाती हैं। तो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि कीड़ों को खाते हैं, है ना, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब ये सच है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, कीड़ों को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उनको, ठीक है। इज इट नॉट अमेजिंग, ये सुनने में बड़ा ही अमेजिंग सा नहीं लगता। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। अब इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को या दूसरे कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो ग्रीन कलर के या फिर किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अब इस फिगर में आप देखो, ये जो पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ।
अब ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है, ठीक है, जो कि एक जग जैसे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? इसका लिड, यानी आप इसे ढक्कन कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या है? इसका एक तरह से जग जैसा है ना। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. अब ये जो लिड होता है इसका बच्चों, ये जो ढक्कन जैसा आप देख रहे हो, ये ओपन भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। Inside the picture there are hair which are directed downwards. अब आप इस वाली दूसरी पिक्चर में देखो, आपको यहाँ पर ये कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट से दिख रहे होंगे, है ना। ये बच्चों इसके अंदर बाल होते हैं, इसके हेयर होते हैं, जो कि नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में होते हैं ये। When an insect land in the picture, जब कोई इंसेक्ट जैसे कि कोई कीड़ा, है ना, कोई भी लेडी बग या कुछ भी इस पर, इसके अंदर बैठते हैं, ठीक है, तो जो इसका ढक्कन होता है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है, एंड वो जो कीड़ा होता है उसमें फंस जाता है। ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाता। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। अब जब वो ढक्कन बंद हो जाता है और वो कीड़ा उसमें फंस जाता है, तो उसमें जो ये प्लांट होता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर में जो ये आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर है इसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसके थ्रू इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं प्लांट। ठीक है, इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, राइट। अब जैसा कि हमने पहले ही कौन सा पढ़ा? पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब ये दो अलग तरह के प्लांट्स के बारे में हमने जाना, राइट। अब इसका आगे है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? अब क्या ये सच में पॉसिबल है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल से, उनकी मिट्टी से, क्या वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्चुअली में नहीं मिल पाते हैं? ठीक है, यहाँ पे ये सवाल किया गया हमसे। नाउ सेप्टोट्रॉप्स, अब यहाँ पे हमें बताया गया है सेप्टोट्रॉप्स क्या है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। अब बच्चों आपने मार्केट में जो पैकेट में बंद सोल्ड बिकते हैं मशरूम, राइट। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इन्हें न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं। अब बच्चों सेप्टोट्रॉफिक प्लांट वो होते हैं जो अपना खाना किसी डेड डीकेइंग, यानी कि जो डेड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कुछ भी हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल्स, है ना, और कुछ लीव्स बेकार, उन मतलब कि डेड डीकेइंग के उस पर वो अपना खाना बनाते हैं, वो अपना न्यूट्रिएंट उस पर डिपेंड होता है उनका। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये मतलब ये सेप्टोट्रॉफ्स कहते हैं इनको। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? मशरूम, क्योंकि ये इसी तरीके का प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड moist it with water. Moisten it with water, leave it in a moist warm place for 2-3 days or until a fluffy patches appear on them. अब आपको बताया गया है कि आप उसको मॉइस्चन करके वाटर के साथ रख दो 2-3 दिन के लिए वार्म किसी गर्म प्लेस में। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? उसके बाद आप देखो कि उसके ऊपर किस तरीके के पैचेस हैं। ठीक है,
ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, आपको वो क्लियर दिखेगा। आप अपना ऑब्जर्वेशन में जब इसको नोट करोगे तो आप देखना कि उसमें ना कॉटन जैसे, कॉटन होता है ना जैसे रुई होती है, उसके एक फफूंदे से उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, एक धागे से जैसे खिंचे दिखेंगे आपको उसके ऊपर, ठीक है। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। अब बच्चों जैसे कि एक्टिविटी में भी मैंने आपको बताया कि उस पे वाइट थ्रेड जैसे कुछ उस पे आ जाएगा, जैसे कि रुआ होता है ना, उसे वाइट वाइट, तो वो उस पे आ जाएगा। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फंगाई। यानी जैसे कि हम कहते हैं कि इसमें फंगस लग गई है, राइट, वो तो उसे कहते हैं फंगाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं? ब्रेड से, ठीक है। अब जो फंगस लगी है ब्रेड पे, तो वो उनका क्या हो गया? जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करने का वे हो गया, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब इस तरीके का जो तरीका है न्यूट्रिशन गेन करने का, ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेड डीकेइंग यानी डेड पार्ट को, डेड पार्ट ही उनका वो क्या होता है, उनका न्यूट्रिएंट गेन करने का मोड होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस तरह के मोड को सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो कि सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। Fungi also grow on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot humid weather for long time। अब बच्चों ये फंगस जो होती है, जो फंगाई होती है, वो कैसे लगती है? जैसे कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे खाने की चीजों में भी फंगस लग जाती है ना। और एक जो लेदर होता है, लेदर के शूज हो गए, चप्पल हो गई, और लाइक जैकेट हो गई, उसमें भी लग जाती है ना। क्लोथ्स हैं उसमें भी फंगस लग जाती है। अब वो कैसे लगती है? क्योंकि जब बहुत लंबे टाइम के लिए किसी इन चीजों को हम किसी एक ह्यूमिड वेदर में, है ना, मतलब कि जैसे थोड़ा घमस जैसा मौसम होता है ना, उसमें जब हम उसको एक लंबे टाइम के लिए रख देते हैं तो इस वजह से उसमें वो फंगस लग जाती है, ठीक है। अब जैसे हमारा जो पिकल्स होता है यानी कि जो अचार होता है, वो भी गरम, अगर उसको गरम प्लेस में आप रख दोगे ना, किसी वार्म प्लेस में, तो उसमें भी आपने कई बार देखा होगा अपने घर में, उसमें भी वाइट वाइट फफूंदी आ जाती है, तो उसे कहा जाता है फंगाई, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी आर्टिकल्स। और ये ज्यादातर कब होता है? ह्यूमिड जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो ज्यादातर होता है रेनी सीजन में, राइट। इस वजह से उस टाइम में कई चीजें हमारी खराब हो जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ फंगाई इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में, राइट। नाउ यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि उसके कोई वेदर के, सॉरी, उसके शूज होंगे, वो उनमें फंगस लग गई है, ठीक है, जैसे कि वो किसी ओकेजन पे पहनती होगी, तो वो फंगस लगने की वजह से खराब हो गए हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन में। शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है कि अचानक से रेनी सीजन में ये सडनली फंगस लग कैसे जाती है। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। नाउ when they land on wet and warm things they germinate and grow। अब बच्चों जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब वो किसी गर्म ठंडी, है ना, किसी ठंडी और गर्म उसमें, मतलब कि जैसे गीला, गीली चीज पे और किसी वार्म, यानी कि ह्यूमिड कह सकते हो आप, ह्यूमिड वेदर में किसी गीली और गर्म चीज पे आकर के जो वो गिरते हैं, लैंड होते हैं, तो वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में, वो
उगते हैं और क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप क्या इस चीज को फिगर आउट कर सकते हो कि हम किस तरीके से अपनी चीज को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, राइट। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चों, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं, एक मतलब अपनी अपनी चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, जैसे कि अपना शेल्टर और अपना न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, और जब वो अपना क्या कहते हैं, शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट, तो उनकी उस रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोसिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि इस फिगर में आप देखो, यहाँ पर ये क्या पोर्शन है, ये है जिसे आप लीचेंस कह सकते हो, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, राइट। और ये क्या है, फंगस, राइट, जिसे हम कहते हैं फंगल, राइट। तो ये दोनों प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, जो प्लांट प्रोवाइड करता है फंगस को, वो क्या है, न्यूट्रिएंट। और रिटर्न में जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, राइट। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस। इन्हें क्या कहा जाता है, लीचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जो एक दूसरे के संग क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं और वो एक दूसरे से उसको शेयर करते हैं, विच इज एन एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब जैसे कि एल्गे है और फंगस है, वो एक संग रहते हैं, ठीक है। एल्गी क्या हो गया, ये ग्रीन पार्ट, और फंगस हो गया ये वाइट पार्ट, ठीक है, एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। अब जो फंगस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है उसे शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे, एल्गे को। और एल्गे रिटर्न में क्या करता है, ऑल एल्गे प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो इसमें हमने क्या समझा कि जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, मतलब रहने के लिए जगह, वाटर और मिनरल्स एल्गे के लिए, और बदले में एल्गे फंगस को क्या देता है, फूड प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड किए जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। अब जैसे कि आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल में क्या डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर, राइट। डू यू नो व्हाई दिस इज डन, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे कि आपको पता है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो उनके यूज से जो सॉइल में मिनरल और न्यूट्रिएंट होते हैं वो उनकी मात्रा घटती रहती है ना। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस। अब जैसे कि फर्टिलाइजर और मैन्योर सॉइल में डाला जाता है, राइट। तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फोस्फोरस, ठीक है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. अब इनके न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है प्लांट्स को, है ना। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें समय समय पर उसमें वो न्यूट्रिएंट्स डालने जरूरी होते हैं, ठीक है। अब जब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जैसे हम ह्यूमंस है बच्चों, है ना, हमने सुबह का नाश्ता करा, दिन का खाना खाया, रात का खाया, ठीक है। एक दिन का प्रोसेस ये हो गया हमारा, देन नेक्स्ट डे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक दिन खाना खा के अगले दिन खाना नहीं खाते हैं, ये तो गलत है। हमें अगले दिन भी जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पेट में से जो हमने पहले खाया होता है वो निकल गया होता है ना, हमारी थ्रू एक्सरसाइज एंड थ्रू एक्सक्रीटा, राइट। तो उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, जब वो इन न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की उनको जरूरत होती है, जब वो उनको लेते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट को, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सॉइल में से वो खत्म होगा,
तो इसीलिए उनको टाइम टू टाइम ये चीजें डाली जाती हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अब हम प्लांट्स को अच्छे से उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, उनको अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं कब, जब हमें पता होगा कि कितनी मात्रा में और कैसे उनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. अब बच्चों जो जनरली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो काफी मात्रा में वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे फसलों की कटाई होती है, तो फसलों की कटाई के बाद जो उसका जो नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, ठीक है। इस वजह से यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांट इन द एयर। अब जैसा कि आपने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिस तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट्रोजन को एयर में से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। अब उनको नाइट्रोजन कैसे चाहिए होता है, एक सोल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। अब बच्चों सॉइल में जैसे कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी सॉइल में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, वो उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में मौजूद होता है, ठीक है। और वही हेल्प करता है उनको, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है कि यूजेबल फॉर्म में, कि वो यूज किया जा सके उसे। बट राइजोबियम जो, जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं येलो 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 पार्ट्स, ये क्या है, बैक्टीरिया है, यानी कि राइजोबियम, ठीक है। ये इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. अब जो ये बैक्टीरिया होता है ये इनकी रूट्स में होता है, किसकी, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गई, मूंग हो गई, बीन्स हो गई, ये इनकी जड़ों में होता है, ठीक है। इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। एंड अदर लेग्यूम्स, और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, लेग्यूम्स। तो इस तरीके से वो उनको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, और बदले में प्लांट्स उन्हें क्या देते हैं, फूड एंड शेल्टर, ठीक है। बैक्टीरिया को वो बदले में क्या देते हैं प्लांट्स, फूड और शेल्टर। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फंगस और एल्गे का सिम्बायोसिस, है ना, उनका सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ा था। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि ये भी एक दूसरे को शेल्टर और मतलब चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। अब ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। they can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown। अब बच्चों जैसे ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जब इनकी ग्रोथ में उनको जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यानी फर्टिलाइजर गिरने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है उसमें ऑलरेडी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ज्यादातर ये कौन से लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो पल्सेस होती हैं यानी जो दालें होती है ना, ये ज्यादातर वो वाली क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। Now, in this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs. अब इस लेसन में आपने बच्चों क्या पढ़ा कि ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। Only a few plants are parasitic और सेप्टोट्रॉफिक, लेकिन कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं और सेप्टोट्रॉफिक होते हैं, राइट। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है, राइट। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉफिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। अब जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम क्या कैटेगराइज करते हैं कि वो हेटरोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स के उसके फूड पर डिपेंड करते हैं,
राइट। नाउ अब इसमें आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा उसका शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है ना, एनर्जी गेन करने के लिए और अपनी मेंटेन करने के लिए बॉडी को। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, और वो क्या कहलाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफ। प्लांट लाइक कस्कटा पैरासाइट्स। अब जो दूसरे प्लांट, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। इसका एग्जांपल क्या है, कस्कटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। अब ये जिन प्लांट से अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट प्लांट। Plants use simple chemical substance like carbon dioxide, water, mineral for the synthesis of food. अब जो plants होते हैं वो सिंपल से सब्सटेंस लेते हैं अपना खाना सिंथेसाइज करने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें वो क्या है, एक तो क्लोरोफिल का होना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट का होना, राइट। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves and plant, right? Oxygen is produced during photosynthesis, and you know that during the photosynthesis process हम जो plants होते हैं वो क्या produce करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन released in photosynthesis is utilized by living organism for their survival। अब जितने अदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो, उनके लिए ऑक्सीजन क्या है, उनके सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है। मैनी फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड। अब कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं डेड एंड डीकिंग मैटर पे, ठीक है। दे आर सेप्रोट्रॉफ्स, वो क्या कहलाए जाते हैं, सेप्रोट्रॉफ। A few plant and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs। कुछ प्लांट्स और ज़्यादातर एनिमल्स डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, जो कि तो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे, तो उन उसके न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, राइट। Now this is the end of the lesson. Hope you understand. So please keep like, share and subscribe and keep watching. Thank you.